अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ना अब हमारे पास डिप्ट्रीन कंटेक्सचर मैंने वैसे आप लोगों को बताया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या हुआ था कि जो पाल्मर एपोनेउरोसिस है उसका फाइब्रोप्लेजिया हो रहा होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जिसकी वजह से नोड्यूल्स एंड कॉर्ड्स वगैरह बन जाते हैं और कॉन्ट्रक्चर करा रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना बाकी सारी बातें जो है आपने करनी है, इसे पढ़ लेना है, यही इसका बात है। इसमें जो एमसीक्यू आया हुआ था, अब जे कैट लेवल जो है ना, मतलब आप यहाँ से उनका डिफिकल्टी लेवल देख लें। आप कोई भी बुक उठाएंगे ना, ठीक है, तो जितनी भी रिकमेंडेड बुक्स हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, उसमें हमारे पास फर्स्ट एड आ जाती है, फास्ट एड एनेटमी आ जाती है, या स्नेल एनेटमी आ जाती है, ठीक है। या इवन के डोगर या जहाँ भी डिप्ट्रीन के इंट्रक्चर लिखा हुआ है वहाँ कहीं उन्होंने मेंशन नहीं किया कि मोर स्पेसिफिकली कौन सी फिंगर है। एटलीस्ट जो है ना हमारे पास कुछ बुक्स में उन्होंने ये कहा हुआ है कि मिडल जो है रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं, कहीं भी वन मोस्ट कॉमन फिंगर नहीं बताई, ठीक है। अब जे कैट तो जो एमसीक्यू था उसमें आया हुआ था कि जो है ना डिप्ट्रीन कंट्रक्चर कौन सी फिंगर को इन्वॉल्व करता है, और ऑप्शंस में रिंग फिंगर भी था और लिटिल फिंगर भी था, ठीक है। मैंने पहले भी आपको ये बताया था लेकिन दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये भूले नहीं। रिंग फिंगर भी था और साथ में लिटिल फिंगर भी। अब इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो ये जो है पोस्ट ये हमारे पास इन बुक्स में नहीं है। एक तो ये BD 84 में इसका एग्जैक्ट आंसर लिखा हुआ था, और दूसरा जो है दूसरी जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी की बुक्स हैं प्लेस एनाटमी वगैरह, वहाँ इसकी मतलब स्पेसिफिक मेन वो मेंशन की हुई है। अच्छा, आप लोग अब मुझे बताएं, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, उसमें से एक प्रेफरेबल फिंगर थी जो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये होती है मोस्ट कॉमनली, अगर याद हो तो जल्दी से बताएं। या मैंने आपको लोअर लिम्ब कराते हुए फर्स्ट एड से जब मैं टेबल करा थी उसमें डिप्ट्रीन कॉन्ट्रैक्चर था, तो उसमें मैंने आपको मेंशन कराया था। गुड। हाँ, तो रिंग फिंगर ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें मतलब मैक्सिमम लोगों का ये, आई थिंक जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम की बात है, तो मैक्सिमम लोगों का ये गलत हुआ था। मैंने क्योंकि ज्यादा ही डिटेल में थोड़ी चीजें स्टार्ट में पढ़ी थी, तो मैंने बीडी से देखा हुआ था, एक बार टेबल में लिखा हुआ था, बाय चांस फिर इस पे नजर पड़ी, तो खैर मेरा वो ठीक था। तो इसमें मैक्सिमम लोग इस चीज पे कंफ्यूज थे, तो हर जगह तो रिंग एंड लिटिल फिंगर दोनों मेंशन है, तो ये कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से इस पे मैं फोर्स करी थी कि ताकि आप लोगों को ये भूले ना। अब यहाँ पे ऐसे ही एमसीक्यू पॉइंट्स आएंगे जिसमें आपने यही देखना है कि ये भूले नहीं। अच्छा, इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्यों नहीं पढ़ाया पेरिफेरल डिजीज वाला, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस, यहाँ पे तो इतना अच्छा लिखा भी नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट एड में ये बहुत अच्छे लिखे हुए हैं दोनों, और मैंने भी बहुत अच्छे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आपने ये वहां से करने हैं, और ये पार्ट भी किसका बनता है, बेसिक्स का आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये रूमेटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस हम मेडिसिन के हवाले से ज्यादा इसको देख रहे होते हैं, पैथोलॉजी के हवाले से ज्यादा देख रहे होते हैं, तो ये आपने इसमें देख लेना है। सर्जरी में बस यही कि इसके प्रोसीजर ऑस्टियोटमी कर होते हैं कि बिल्कुल, वो तो बहुत एंड में जाता है ना जब बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट इफेक्टिव ना हो, ऑस्टियोटमी, जॉइंट रिप्लेसमेंट या आर्थ्रोडेसिस वगैरह, ठीक है, फ्यूजन ऑफ जॉइंट्स कर देते हैं। तो ये इसमें है, बाकी सारी बातें वो जो है ना आपने देख लेनी है। अच्छा, उसके बाद नर्व्स में से ही वही है जो हमने नर्व इंजरीज पढ़ी है ना सारी, मैंने आपको टेबल पढ़ाया था फर्स्ट एड से, सारी वही बातें हैं। एक दफा इनको रीड कर लीजिएगा, कुछ इसमें नया नहीं है, ठीक है। सारे जो फैलन टेस्ट, टाइनल टेस्ट, सारा कुछ मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट पढ़ाया है। कुछ एक्स्ट्रा बात हो, मिले, समझ ना आ रही हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में, आई एम अवेलेबल ऑलवेज, ठीक है। ये सारा आपने करना है। इसमें जो है ना ये नर्व इंजरीज ये हमारी करने वाली है, न्यूरोपायरेक्सिया, एक्सोनोमेटोसिस, टिमेसिस और न्यूरोटमेसिस, ठीक है। अब इसमें है हमारे पास ना नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब एक नर्व है, पूरी नर्व, ठीक है, इसमें हमने इस तरह देखना है कि इसके अंदर ना डिफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और एक्सॉन्स, पहले मतलब डिफरेंट एक्सॉन्स होंगे, वो मिलके एक बंडल बनाएंगे, ठीक है। एक्सॉन्स का बंडल होता है, इसको हमारे पास फेसिकल्स कवर कर होते हैं, और फेसिकल एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम जो होती है ना वो इनको कवर कर रही होती है। फिर इसके बाद इस पूरे बंडल को कवर करती है पेरिन्यूरियम, ठीक है। फिर इस तरह के जो बंडल्स है ना कवर्ड विद पेरिन्यूरियम, ये सारे मिलके हमारे पास बना रहे होते हैं नर्व, ठीक है, जिसको ना हमारे पास एपिन्यूरियम कवर कर रही होती है, ठीक है। पेरी, एपी और एंडोन्यूरियम होते हैं, तीन पार्ट्स है नर्व के। पहले एक्सोन्स का बंडल्स है, ठीक है, एक्सोन के बंडल्स के बाद ये सारे बंडल्स मिलके हमारे पास नर्व बना रहे होते हैं, फिर नर्व शीथ होती है, ठीक है। तो ये देखना जितने भी हम ये पढ़ते हैं ना एक्सोन के जो एक्सोन्स जो होते हैं ना वो मिलके बेसिकली नर्व बना रहे हैं। सेल बॉडी तो आगे ग्रे मैटर उस तरफ जा रही होती है।
तो ये अब इसमें ये है न्यूरोपेरेक्सिया में कि हमारे पास ना अगर जस्ट, अब माइलिन शीट भी होती है न्यूरॉन्स के ऊपर, ठीक है, इस तरह से जस्ट माइलिन शीट जो है ना, एंडोनीरम के बारे में ये कहा जाता है कि एक माइलिनेटेड फाइबर को और माइलिनेटेड एक्सॉन को और बंडल ऑफ अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स को इसने कवर किया हो जाता है, ठीक है, ये वो होती है एंडोनीरियम। फिर बंडल ऑफ जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स है उनको कवर करती है हमारे पास एपिन्यूरियम, देन पेरिन्यूरियम, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास जस्ट ये माइलिन शीट डैमेज हुई है, इसका टेम्परेरी डैमेज हुआ है, एक्सॉन को कोई मसला नहीं हुआ, तो इसके लिए न्यूरोपायरेक्सिया टेम्परेरी कंडीशन होती है, कुछ ही टाइम बाद सॉल्व कर जाती है, ठीक है। इसमें विलेरियन डीजनरेशन वगैरह इस तरह का कुछ नहीं होता। विलेरियन डीजनरेशन क्या चीज है कि हमारे पास अगर नर्व की इंजरी हुई है ना, जिस जगह पे इंजरी हुई है उसके डिस्टल जो है ना सारा पार्ट नर्व का वो डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। वहां पे जो है टॉक्सिन्स वगैरह आएंगे और बैक्टीरिया सेल्स वगैरह वो उसको जो है ना डीजनरेशन करा के वहां से एंड करा देंगे, बिल्कुल इसको खत्म करा देंगे, डीजनरेशन करा देंगे डैमेज पार्ट से डिस्टल वाले एरिया की। इसको कहते हैं विलेरियन डीजनरेशन। तो अब एक्सोनोमेटोसिस में क्या होता है कि हमारे पास डिसरप्शन होती है एक्सोन की, ठीक है, और इसमें जब एक्सोन डैमेज हुआ है ना तो ये कहते हैं स्लाइटली प्रोक्सिमल टू द साइट ऑफ इंजरी, सॉरी डिस्टल नहीं प्रोक्सिमल, वहां पे ये वेलेरियन डीजनरेशन होगी और सारा कुछ जो होगा वो डीजनरेट हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर जो है वो एरिया, ठीक है। ये न्यूरोएनाटमी हम जब करेंगे ना इसको ज्यादा डिटेल में तब देखेंगे प्रॉपर। तो अभी आपने इसमें ये जो टर्म्स दिखी हैं इनका आपको पता हो, न्यूरोएनाटमी हमने अच्छे से पढ़नी है, उसमें ये डिजीज हमने और भी ज्यादा डिटेल में देखनी है। इसमें एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम ये इंटैक्ट रह रहे हैं, इनको कोई मसला नहीं है। अब अगर पूरी की पूरी नर्व डैमेज हो गई है, ठीक है, इसे कहते हैं टू कट न्यूरोटमेसिस में। अब इसमें क्या होता है कि नर्व इंजरी है, ठीक है, इसमें बहुत नर्व शीट सब कुछ डैमेज हो गया है, विलेरियन डिजनरेशन इसमें भी होगी, ठीक है। पार्शियल रिकवरी तो इसमें हो सकती है लेकिन कंप्लीट रिकवरी इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। अब इसमें यही है कि क्लिनिकल फीचर में मोटर फंक्शन भी डिस्टर्ब, और इसमें वो ये बात कह रहे हैं कि जो नर्व एंडिंग्स अगर डिस्टर्ब हुई हैं, नर्व डैमेज हुई है ना, तो पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन ज्यादा इम्पेयर्ड होती है देन द टच एंड वाइब्रेशन सेंसेशन, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसी कोई नर्व डैमेज होगी जैसे वॉगस, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड से जो जा रही हैं, तो एनहाइड्रोसिस होगी, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, एक तो ये होता है। इसकी रीजन ये है कि ये क्या करती हैं कि ऐसी नर्व जो कि मतलब जो है, एक तो वॉगस नर्व वाला आगे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं ना वो इंशाल्लाह वो सीवीएस में हमने देखना है कि किस तरह से बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स वगैरह होता है, तो उसमें जो बीपी कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होती है नर्व, नर्व्स का जो रोल होता है वो, अगर उनमें से कोई नर्व डैमेज हो गई, या मतलब नर्व जो है ना, जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई नर्व डैमेज होगी तो वो जिस मसल को सप्लाई कर रही होती है उस मसल की पैरालिसिस होती है, उसकी वीकनेस होती है, वेस्टिंग होती है। तो जो मसल का जो प्रेशर है ना वो प्रॉपर वेन्स के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, वो उसकी अगर वीकनेस हो गई, पैरालिसिस हो गई, तो उसकी वजह से क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की। इन्वेस्टिगेशन में नर्व की स्टडीज हम यही नर्व कंडक्शन स्टडीज कराते हैं, एनसीएस, इसमें हम उसकी फ्रीक्वेंसी और सारा कुछ चेक कर रहे होते हैं, एच रिफ्लेक्स और डिफरेंट रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको हमने देखना है। बस ये आगे की बातें ये टेक्नीशियंस के बेसिकली वो देख रहे होते हैं, हम लोगों का इसमें इतना वो नहीं होता। तो बस इसका नाम पता होना काफी है कि नर्व कंडक्शन स्टडीज हम करा रहे होते हैं और साथ में हमने इलेक्ट्रोमायोग्राफी करानी है, ठीक है, और इनको डिफरेंशिएट करना है कि न्यूरोपेरेक्सिया है या एक्सोनोट मैसेज या यूरोट मैसेज है, ठीक है। फिर इसमें ओपन इंजरीज और क्लोज इंजरीज हैं। ओपन इंजरी वो यही कह रहे हैं कि नर्व को या तो आप रिपेयर कर दें, ओपन इंजरी हुई है एक्सप्लोर करें और देखें कि डैमेज है अगर किसी नर्व का तो उसको आप ना क्या कहते हैं रिपेयर करें, सर्जिकल रिपेयर हो सकता है, वहां पे सुचर लगा सकते हैं, नर्व ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। नर्व अगर डैमेज ज्यादा हो गई है ना, मतलब कहा जाता है कि 2 मीटर से ज्यादा डैमेज हो या 2 सेंटीमीटर इस तरह से, तो 2 का ये डिजिट था, तो उस पे भी हम ना नर्व ग्राफ्टिंग की तरफ जाते हैं, तो ये देख लेना है, ठीक है। बाकी इसमें ये वही बातें जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, इसमें नी जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है, सारी हमने चीजें पढ़ी थी, टेयर ऑफ मेनिस्कस वगैरह, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ समझना है तो आप लोग को पूछ सकते हैं, बाकी आपने ये खुद देखना है। मैराथन रनर्स का ये आप देख लेंगे कि इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये इलियोटिबियल बैंड जो है ना बस टिबिया की जो है ना कोंडाइल वहां तक आके लग रहा होता है, ठीक है, आइलियम से आता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि फाइब्रस ये बैंड है, इसमें क्या होगा कि अगर कोई इलियोटिबियल बैंड के ऊपर कोई इंजरी हुई है ग्रेटर ट्रोकेंटर पे या टिबिया के लेवल पे, तो उसमें ये हमें सिंड्रोम मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपने देख लेना है कि मैराथन रनर में ये कॉमन होता है इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। स्विमिंग में है कि शोल्डर इंजरी ज्यादा कॉमन है,
ठीक है, ये देखना, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस कॉमन होता है स्विमर्स में। ये इस तरह एमसीक्यू आ जाते हैं कि मैराथन रनर्स में क्या कॉमन है, स्विमर्स में क्या कॉमन है, वेट लिफ्टर्स में क्या कॉमन है। ठीक है, अब वेट लिफ्टर्स में कार्पल टनल सिंड्रोम, स्पाइन की इंजरीज, ये ज्यादा कॉमन है। रुग्बी प्लेयर्स में क्या कॉमन होता है, ठीक है, नेक इंजरीज, मसल टेयर, शोल्डर ज्वाइंट, ये आ जाते हैं। फुटबॉल वाला ये मैंने आप लोगों को बताया था कि गुल्फर्स एल्बो क्या है और जो है टेनिस एल्बो क्या है, तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। अच्छा, अब हमने जो मेनली करना है वो है ऑस्टियोमिलाइटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपको ये लाइंस पहले अंडरलाइन करा देती हूँ कि कौन कौन सी एमसीक्यूज आ चुकी हैं। व्हाट इज क्वेश्चन, एमसीक्यू था, क्या होता है स्पेक्ट्रम। इसी तरह से एग्जैक्टली इन्वोल्यूक्रम का सिंपल सा पूछा हुआ था कि इन्वोल्यूक्रम क्या है, ठीक है, और सिक्वेस्ट्रम क्या है। सिंपली स्पेक्ट्रम क्या होती है कि जब भी हमारे पास बोन का इन्फेक्शन है, उसके बाद जो मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं मैक्रोस्कोपिक पीस ऑफ डेड बोन, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। इन्वोल्यूक्रम क्या होता है, उसी डेड बोन के अराउंड जो न्यू बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए इन रिस्पॉन्स टू पेरियोस्टल स्टिमुलेशन, ठीक है, तो उसको कहते हैं इन्वोल्यूक्रम। ठीक है, ये एमसीक्यू है। बाद में देखते हैं कि ओस्टियोलाइटिस क्या है और क्या नहीं है, किस एज में ज्यादा कॉमन है, और चाइल्डहुड, ठीक है, किस एंड को इन्वॉल्व करता है, मेटाफिजियल एंड को। ये तो इतनी बार आ चुका है कि ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन कौन सा है ओस्टियोलाइटिस का, स्टेफ ऑरियस। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें से एमसीक्यू टाइप एमसीक्यूज हैं जो कि आ चुके हैं, मतलब एग्जैक्टली एमसीक्यूज हैं उसके जे कैट के। और ये बहुत बार आया हुआ है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ठीक है, माइक्रो में ना एक टेबल था, मैंने वो कराया था, मुझे याद दिलाती हूँ, फर्स्ट एड के टेबल है, तो उसमें ये था ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब ऐसे होता है, अच्छा ये ना इतना फेवरेट एमसीक्यू है जे कैट का कि एक तो ये है कि मोस्ट कॉमन जो है ना ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस में, स्टेफ ऑरियस। फिर वो पूछते हैं सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स हैं, ठीक है, सिकल सेल डिजीज वाले, उनमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या होगा फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब पूछो ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस का वर्ड देखे ना मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, आप जो भी होगा स्टूडेंट तो उस तरफ से आ जाएगा कैसे स्टेफ ऑरियस उसका तो कॉमन, तो ऐसा नहीं है। तीन चार डिफरेंट डिजीज है, जिसमें से अभी जो जे कैट में जो पूछा जाता है ना वो सिकल सेल एनीमिया का पूछा जाता है, और मुझे वही याद आ रहा है। तो इसमें होता है साल्मोनेला टाइफाइड। मतलब वैसे जो है ना हमारे पास ऑस्टियोमाइलाइटिस का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्टेफ ऑरियस है, ठीक है, ये नोट कर लें बात यहाँ पे। लेकिन जो सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स हैं उनमें अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ऑस्टियोमाइलाइटिस का कौन सा है, तो वो होगा साल्मोनेला टाइफाइड। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जो है फर्स्ट एड में लिखी है, वहाँ एक टेबल है। तो इस टाइम मेरे पास बुक नहीं है, मैं आप लोगों को ना सेंड कर दूंगी एक दो दिन तक वो टेबल। वैसे मैंने वो माइक्रो भी डिटेल में पढ़ाई हुई है, वो बेसिक्स के लिए आपने थोड़ी बहुत पढ़नी तो है। खैर, अब इसमें मैं ये एमसीक्यू मैं साथ नोट कराना चाह रही थी, तो वो मैंने बताया यहाँ पे। अब ऑस्टियोमाइलाइटिस होता क्या है, नाम से पता चला है ओस्टियो बोन के लिए, आइटस एंड में आ रहा है, इन्फ्लेमेशन माइलो जो है ना वो मसल्स के लिए भी यूज करते हैं, बोन की भी और साथ में मसल्स की भी इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन बेसिकली ऑस्टियोमाइलाइटिस का वर्ड बोन्स के लिए ज्यादा यूज किया जा रहा होता है। ये एक्यूट भी होती है और क्रॉनिक भी होती है। अब एक्यूट और क्रॉनिक का डिफरेंस ये है, जैसे हम इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं ना, अगर आप लोगों को याद हो कि इन्फ्लेमेशन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, तो उसमें हम मैं एक बात वो करा रही थी कि एक्यूट होगी वो रिजॉल्व हो जाती है विद इन सम टाइम, उसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं बनता, ठीक है, उसमें आगे फाइब्रोसिस नहीं होती। लेकिन क्रोनिक क्या है, जो देर से चली आ रही है तो साथ में हीलिंग भी बार बार हो रही होगी, तो क्या उसकी फेट क्या होती है, जो इन्फ्लेमेशन है ना उसकी फेट हम देखते हैं कि या तो रेजोल्यूशन हो जाए, या वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो, ग्रेनुलेशन टिश्यू या फाइब्रोसिस हो रही है वहां पे, ऐसे ही है। तो इस तरह से, इसी तरह से एक्यूट और क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी ये डिफरेंस है कि एक्यूट में तो वो कुछ टाइम के लिए रहेगी, फिर सिवियर होगी, फिर रिजॉल्व हो जाएगी। क्रोनिक में डेड बोन बनना स्टार्ट हो जाएगी, बोन की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, फिर स्क्वेस्ट्रम बनेगा, फिर इन्वोल्यूक्रम बनेगी, उसके अराउंड पेरियोस्टियल स्टिमुलेशन की वजह से साथ में बोन और बनने लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस देखना है ऑस्टियोमाइलाइटिस में एक्यूट और क्रॉनिक का। एक, ये नहीं हटता। अच्छा, हाँ, अब इसमें ना फिर आपने ये दोनों के डिफरेंस हो गया। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस हमने देख लिया कि क्या होता है, बच्चों में ज्यादा कॉमन है,
ठीक है, बच्चों में होगा तो उनमें ज्यादातर कॉमन होता है और स्टेफ ऑरियस करा रहा होता है। बड़ों में अगर होगा तो उनमें कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज होगी। मोस्ट कॉमन पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं सर्जरी में डायबिटिक होते हैं। ठीक है, उनको कोई इन्फेक्शन हुआ होता है। तो हमने जब भी डिप्राइवमेंट के लिए आते हैं, आपको अंदाजा होगा डायबिटिक फुट वाले पेशेंट जितने भी हैं, तो सबसे पहले हम उनका क्या कराते हैं, एक्सरे। कि एक्सरे करा के आओ। क्यों करा रहे होते हैं एक्सरे? ताकि हम देख सकें बोन तो नहीं इन्वॉल्व, बोन में क्या इन्वॉल्वमेंट देखनी है, ऑस्टियोमाइलाइटिस तो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, इम्यूनो सप्रेशन। डायबिटीज क्या कराता है, इम्यूनो सप्रेशन कराता है। तो वही HIV हो, इम्यूनो सप्रेशन सप्रेशन थेरापीज ले रहे हो। ठीक है, इंडोलिन कोई कैथेटर, जो अगर इंडोलिन कैथेटर मटेरियल को यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें भी यही होता है, कैथेटर जो इनको इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी पे अक्सर रखा होता है। ठीक है, तो इनमें या इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं, इन लोगों में ये ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस हैं। अब इसमें यही है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ेगी, ESR बढ़ रहा होता है, व्हाइट सेल काउंट इनमें बढ़ रहा होता है। ये इसमें MCQ आ जाता है कि ESR जो है ऑस्टियोमाइलाइटिस में रेज होता है। और रेडियोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है ना, वो पहले 10 से 14 दिन नजर ही नहीं आती, एक्सरे पे आपको नहीं मिलेगी। आफ्टर 14 डेज आपको चेंजेस नजर आएंगे एक्सरे पे, उससे पहले आपको एक्सरे पे कोई चेंजेस भी नहीं मिलेंगे। ऑस्टियोमाइलाइटिस का नहीं डिफरेंशिएट हो पाएगा। तो CT स्कैन कराएंगे तो बोन एरोजन, फ्लूइड कलेक्शन वगैरह मिल रही होती है। ये देख लेना, ये हम कोई टेस्ट करा नहीं रहे होते, MRI। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, MRI। ये एक बार MCQ आ चुका है JCAT में, ऑस्टियोमाइलाइटिस की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI है। हम लोग एक्सरे से आगे सोचते हैं। मतलब हम अगर नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखें तो हम मतलब ठीक है, एक्सरे करा रहे, एक्सरे करा रहे ऑस्टियोमाइलाइटिस को रूल आउट करने के लिए। तो जब तक बुक्स को और चीजों को डिटेल में ना पढ़े तो ये चीजें नहीं पता लगेंगी कि जो है डायग्नोसिस ऑफ चॉइस तो एक्सरे है ही नहीं, उस पर तो पहले 10 से 14 दिन पता ही नहीं लगता कि ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें हमारे पास चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन MRI है। ठीक है, जिसमें हमें क्या मिलेगा कि मैरो का एडिमा मिल रहा होगा, वहां पे पस भी इवन के बता रही होती है, पस का स्टेटस भी MRI। बाकी ब्लड कल्चर, माइक्रोबायोलॉजी करते हैं। अब इसमें यही होता है कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म का पता लगे, ऐसे ही नहीं कि स्टेफ ऑरियस। वैसे यहाँ पे यूजली तो यही चल रहा होता है कि क्योंकि हम कल्चर एंड सेंसिटिव की तरफ नहीं जा पा रहे होते, एक्सपेंसिव है और डिफरेंट रीजन के पेशेंट आता है, तो उसको फॉरेन एंटीबायोटिक्स वैसे भी स्टार्ट की हुई होती हैं, टाइम लग जाता है, टाइम टेकन है। तो इसमें क्या होता है कि स्टेफ ऑरियस का कवर देना है। ठीक है, स्टेफ ऑरियस हमारे पास क्या है आपको पता है, ग्राम पॉजिटिव जो है कोकाई है। हाँ कोकाई है ना, ठीक। तो ग्राम पॉजिटिव है बेसिकली, तो इसका हमने कवर देना है। तो इसके लिए ना एक तो ये होता है कि स्किन को ये वो कर रहा होता है ना, अफेक्ट ज्यादातर स्किन का ऑर्गेनिज्म है, तो हम कैलामॉक्स दे रहे होते हैं। तो अब जो पेशेंट्स है ना, अब क्लिनिकली ये चल रहा है कि वैसे तो कैलामॉक्स आप ड्रग ऑफ चॉइस कहोगे, बुक्स भी अक्सर ये कहती हैं कि स्टेफ ऑरियस का कवरेज हमने ऑगमेंटन से देना है, मतलब एमोक्सिसिलिन से देना है। और जो है ऑगमेंटन क्या है, या कैलामॉक्स एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड है। तो अब ये है कि हमारे पास जो है ना, अब जो स्ट्रेन है वो मर्सा ज्यादा कॉमन है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना मर्सा स्ट्रेन के लिए, एक तो वेनकोमाइसिन है और एक है लिंजोलिड। ठीक है, तो ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको क्लिनिकली बता रही हूँ, जैसे हम पेशेंट को जिस तरह से डील कर रहे होते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस वालों को, या सेलुलाइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस वालों को। अब जो वेनकोमाइसिन है वो तो हम दे नहीं सकते, वो क्या कराती है, रेड मैन सिंड्रोम। ठीक है, उसका मतलब एक मेजर ये साइड इफेक्ट है। तो लिंजोलिड बेसिकली हम दे रहे होते हैं इन पेशेंट को, ठीक है। तो मतलब वैसे ही आप अपनी नॉलेज के लिए इसमें ऐड कर लें। यहाँ पे बस उन्होंने यही बताया कि हमने कल्चर एंड सेंसिटिविटी करके उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स देनी है, और 2 वीक्स हमने IV देनी है, देन 4 to 6 वीक्स के लिए आगे ओरल देनी है। ठीक है, वैसे जो है क्लिनिकली चल रहा है तो हम लिंजोलिड देंगे। इन केस बता रही हूँ कि अगर एंटीबायोटिक का भी स्पेसिफिक नेम पूछ लेना, तो आपने पहले तो कैलामॉक्स को सिलेक्ट करना है, ठीक, मतलब इसको अमोक्सिसिलिन को सिलेक्ट करना है। अगर अमोक्सिसिलिन का ऑप्शन ना हो तो फिर आपने लिंजोलिड की तरफ जाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही थी। बाकी स्प्लिंटेज करते हैं अफेक्टेड लिम्ब का, पस को हमने ड्रेन करना है, इस तरह से ये सारा कुछ देख लेंगे। कॉम्प्लिकेशन में ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है, सेप्टिक में कन्वर्ट हो सकता है, इसका पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, ये सारी बातें। अब क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसमें क्या होता है कि हमारे पास मोस्ट कॉमन स्टेफ ऑरियस ही है, लेकिन एनारोब्स भी करा सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई भी करा सकते हैं,
और टीबी की वजह से भी हो सकता है, क्रोनिक वाली जो है ना। अच्छा, मोस्ट कॉमनली ये ज्वाइंट किसको इन्वॉल्व करते हैं, नी ज्वाइंट को, ठीक है, एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस बच्चों में। अच्छा, इसमें ना आगे हम देखेंगे, अच्छा जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस है, ठीक है, उसमें ये, एक मिनट रुके, एक मिनट जस्ट। अच्छा, अब इसमें हम ये देखे थे ऑस्टियोमाइलिटिस में ना, मतलब मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व, वैसे तो कोई भी ज्वाइंट या कोई भी बोन इन्वॉल्व हो सकती है, तो इसमें ये देख लेना है कि नी की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप 1 में जैसे मेडुलरी कैविटी जो है उसको इन्वॉल्व करेगा। टाइप 2 में ये सुपरफिशियली है, स्किन को भी इन्वॉल्व करेगा, कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन मेडुला को नहीं, ठीक है। फिर टाइप 3 में लोकलाइज्ड है, स्पेक्ट्रम बना रहा है, ठीक है, साथ में इन्वोल्यूक्रम ये इस बन रहा है, ठीक है, और लेकिन स्टेबिलिटी कोई नहीं, जो है ना, स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। टाइप 4 में फिर स्टेबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इन टाइप 1 2 3 के मिक्स फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास मेडल स्टेजिंग सिस्टम फॉर क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। रिस्क फैक्टर्स यही, इम्यूनोसप्रेशन, डायबिटीज, स्टेरॉइड्स, आईवी ड्रग अब्यूजर्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन में ये पेन होगा, क्रॉनिक इन्फेक्शन, और ना अक्सर ये साइनस फॉर्मेशन के साथ आते हैं क्रॉनिकली, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक्यूट में साइनस फॉर्मेशन नहीं होती। साइनस फॉर्मेशन कब बनेगी, जब वो सुपरफिशियल तक चला गया ना। इन सब में साइनस है ना, बस ये वन में नहीं है, ये भी सुपरफिशियल इन्वॉल्वमेंट है, तो साइनस की फॉर्म में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो साइनस फॉर्मेशन इनमें लाजमी होती है। अब आपने डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं एक्यूट को क्रॉनिक से ऑन दी पॉइंट ऑफ साइनस फॉर्मेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इसमें आपने करनी है, और रेडियोग्राफ फाइंडिंग्स वगैरह, एंटीबायोटिक्स वही देना है, जनरल कंडीशन वगैरह को इम्प्रूव करना है, सारा कुछ वैसे है। इसमें एम्पुटेशन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अब बोन क्या है, डेड हो रही है। अक्सर पेशेंट जो है लेट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनको तो पेन सेंसेशन भी कम आ रही होती है। जो डायबिटिक आते हैं ना, वो तो इस लेवल तक अक्सर ऐसे ही खराब होके आते हैं कि एट द एंड उनकी एम्पुटेशन ही करना पड़ता है। मतलब बोन उनकी इतनी गल सड़ चुकी होती है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है एम्पुटेशन के अलावा। और फिर फुट के साथ अक्सर आते हैं, पहले रे एम्पुटेशन हो रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद फर्दर जो है मेटाटार्सल बोन्स को रिमूव करते हैं, और मेटाटार्सल कहते हैं एम्पुटेशन वो, फिर एंकल के लेवल तक, फिर बिलो नी, इस तरह से चल रहा होता है। तो ये देखना है कि अगर ज्यादा मसला है, ठीक है, वरना डेड बोन की डिब्राइडमेंट करके उस एरिया को सेव करने की कोशिश की जाती है, एट द एंड एम्पुटेशन ही है। फिर आ जाता है सेप्टिक आर्थराइटिस, ठीक है। सेप्टिक में हमारे पास क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्वाइंट तक इन्वॉल्व किए हुए हैं अगर, तो ठीक है, ज्वाइंट कैविटी तक आ गए हैं, ज्वाइंट्स को इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। अब ये इसकी बात, इसमें जो एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, एक तो ये कि ये हमारे पास ना इन्फेंट, ये वाली बात, इन्फेंट्स में कौन करा रहा है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस और एजेस में है। यंग एडल्ट्स में अगर होगा सेप्टिक आर्थराइटिस, तो नेजेरिया गोनोरिया की वजह से होगा। इन्फेंट्स में एच इन्फ्लुएंजा करा रहा होता है, न्यूनेट्स हैं इन्फेंट्स में, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई या नीमोकोकस भी कराते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन यहाँ भी स्टेफ ओरियस है। एडल्ट्स में नेजेरिया, अगर मेंशन किया होगा ना कि सेप्टिक आर्थराइटिस के साइन सिम्टम्स होंगे, सेप्टिक में ना आपको रेडनेस, टेंडनेस, ये स्वेलिंग, ये चीजें भी मिलेंगी। तो इसके साइन सिम्टम देखे यंग एडल्ट मेंशन किया, तो नेजेरिया गोनोरिया कॉज होती है, क्योंकि ये हमारे पास करा होता है ना आर्थराइटिस, और जो है उसके अलावा जो हमारे पास ज्वाइंट्स को भी इन्वॉल्व करा रहा है, यूट्रस का भी इन्फेक्शन आगे करा रहा होता है, तो इसमें हमने देखना है ट्राइड बेसिकली करा रहा होता है। और जो एच इन्फ्लुएंजा है, ये न्यू नेट्स एंड इन्फेंट्स में कराएगा। अब इसमें यही होता है कि या तो वो कह रहे हैं कि जो सेप्टिक है ना, डायरेक्ट इनोकुलेशन हो जाए कोई ट्रॉमा के बाद, ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ज्वाइंट कैविटी में आ जाए, या हेमेटोजेनस पायोजेनिक इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें हिप्स को हाँ, ये एमसीक्यू पॉइंट है, कि हिप को इन्वॉल्व करते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस इन इन्फेंट्स, और बड़ों में नी ज्वाइंट, ठीक है, बड़ों में नी ज्वाइंट और बच्चों में इन्फेंट्स को, ये हिप को इन्वॉल्व करते हैं इन्फेंट्स में। तो ये देखना, ये स्वेलन होट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, स्वेलन होट एंड पेनफुल ज्वाइंट मिलेंगे इसमें आपको। पैसिव मूवमेंट पे भी पेन होगा, ज्वाइंट इमोबाइल होगा, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
इसमें भी वही है कि आपने ना अब ये चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में नी जॉइंट है और इन्फेंट्स में हिप जॉइंट है। अब आपने कल्चर सेंसिटिविटी करानी है, एंटीबायोटिक्स देनी है, पहले फर्स्ट 2 वीक्स आईवी देनी है, देन फिर ओरल पे, ये सारा कुछ वैसे ही चलेगा। इसकी कॉम्प्लिकेशन देख लेनी है कि भाई जॉइंट्स की अगर आर्थराइटिस है वहां से इफ्यूजन हो सकती है, स्वेलिंग, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, मसल वेस्टिंग उस लेवल पे हो सकती है, नर्व वगैरह डैमेज होती हैं तो इशू, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ठीक है, एनकाइलोसिस, फाइब्रोसिस वगैरह ये देख लेना। टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इम्यूनो सप्रेशन वाले जो है ना, पाकिस्तान में तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास टीबी आ रहा होता है, और इसमें हमारे पास लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस, इवनिंग इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, लो ग्रेड फीवर, ये सारे सिम्टम्स हैं। एमसीक्यू आता है, आ चुका है बल्कि, कि मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट ये किसकी कराता है, स्पाइन की, कैरीज स्पाइन कराता है, या जो है पोर्ट डिजीज कह लें, ठीक है, उसके बाद फिर अदर ज्वाइंट्स को इन्वॉल्व करेगा। अब इसमें यही है कि हमने 6 मंथ इसकी जो टीबी होता है ना, अगर हमारे पास हुआ है तो हमें पता है ना कि टीबी की 6 मंथ्स हमने या 9 मंथ्स वो थेरेपी देनी होती है, एटीटी, ठीक है, कीमोथेरेपी बेसिकली कह सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हम इसको दे रहे हैं। तो एटीटी बेसिकली इसको दे रहे होते हैं, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी, जिसमें आ जाती है आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, एथम्ब्यूटोल और पायरासिनामाइड, ठीक है। तो ये हमने ना 4 ड्रग्स देनी होती हैं, पहले 2 महीने ये चारों चलेंगी, जो कि इनिशिएशन फेज होता है, फिर कंटिन्यूएशन फेज में जस्ट आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन दे रहे होंगे हम। इसमें स्पाइन टीबी क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, इसको पोर्ट स्पाइन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास ना पेन एंड मसल स्पैज्म हो रहा होता है, ठीक है। अब इसमें ना डिफरेंट है, स्पाइन सर्वाइकल भी इन्वॉल्व हो सकती है, थोरेसिक भी हो सकती है और लंबर भी हो सकती है। फिर उनकी उन्होंने प्रेजेंटेशन बताई है कि सर्वाइकल स्पाइन अगर इन्वॉल्व होगी तो टॉर्टिकोलिस के साथ प्रेजेंट करेगा, या रस्ट साइन, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन है, टॉर्टिकोलिस उसकी जो वो है हमारे पास ना, नेक जो है वहां पे उसकी ट्विस्टिंग हुई होगी मसल्स की, फेस ऑपोजिट साइड मूव किया होता है, या रस्ट साइन जो अपने चिन को हाथ से सपोर्ट कर रहा है। फिर अगर हमारे पास जो है लंबर स्पाइन वॉल्व है तो उसका मिलिट्री एटीट्यूड है कि बिल्कुल वो सीधा खड़ा होगा, ठीक है, झुक नहीं सकता पेशेंट। लॉर्ड और जो है ना, या हमारे पास क्या होता है, सॉरी, ये है थोरेसिक स्पाइन मिलिट्री एटीट्यूड, और लंबर स्पाइन में एल्डर मेंस गेट होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना वाइडर एक्सट्रीमिटीज में डिस्टेंस इंक्रीज हुआ होगा, पेशेंट जो होगा वो हमारे पास झुका हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से उसकी अपेयरेंस होगी कि दो एक्सट्रीमिटीज के डिस्टेंस उसका इंक्रीज हुआ हुआ है, और जो है उसके नेक के लेवल पे फ्लेक्शन है, तो इस तरह लॉर्डोटिक, इस तरह से उसकी गेट होगी। ये एमसीक्यू आ चुका है जे कैट का, कि स्पाइनल टीबी एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज को इन्वॉल्व करता है, एडजेसेंट टू द कॉमन वर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। ऑर्थोपेडिक के जो एमसीक्यूज है ना, नॉर्मली वो कोई एक पेपर था जिसमें बहुत ही अजीब तरह के एमसीक्यू से और सारे ऑर्थोपेडिक के पास में, जैसे एक दफा काफी ओल्ड पेपर में से था। उसके अलावा जो है ना, उसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल एमसीक्यूज आएंगे, मतलब जो है ना, जो डोगर से कवर हो रहे होते हैं आराम से। अब ये बिल्कुल एमसीक्यू की ये पॉइंट्स है जो मैं आपको अंडरलाइन करा रही थी, कौन सा इंडिजन इन्वॉल्व होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज एडजेसेंट टू द कॉमन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसमें आपने ना ये बेल्ट डिफरेंट कर लेनी है, कि अगर आपको कौन सी स्पाइन इन्वॉल्व होगी तो कौन सी बेल्ट यूज करना है, एक दफा इसको रीड कर लेना, अदरवाइज ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बोन ट्यूमर वैसे मैंने फर्स्ट एड में मस्कुलोस्केलेटल वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, वहां से भी आप देख लीजिएगा, लेकिन इसका जो है ना, मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर कल प्रोवाइड कर दूंगी ट्यूमर्स का, ट्यूमर के साथ में ना अपर लिम्ब के फ्रैक्चर्स का। अब हमने ना पेल्विस और लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर्स देखने हैं, ठीक है। अब ये पेल्विस में हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप। इसमें से एमसीक्यू एक आया हुआ था कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप का की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वो है ए वॉस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमर, यहाँ मेंशन नहीं है वो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये हिप जॉइंट है ना, वहां पे एसिटेबुलम के लेवल पे फीमर आके अटैच हो रही होती है, तो ए वॉस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, ये इसका इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ये एमसीक्यू है जे कैट का, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप क्या कंडीशन है, डिस्प्लेसिया हो गया, ठीक है, प्रॉपर एस्टेबुलम देखें बनी नहीं है, एस्टेबुलम नहीं बनी हुई, तो जो फीमर है यहाँ पे, तो ये देखें इसका हेड कैसे इसके अंदर प्रॉपर इंसर्टेड है, ये डिस्प्लेस हुआ हुआ है,
ठीक है, तो यही है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया। ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होता इन्फेंट्स में, तो फीमेल जो है वो बाहर की तरफ आई हुई होती है। ये गर्ल्स में ज्यादा कॉमन है, एमसीक्यू पॉइंट है। ब्रीच प्रेजेंटेशन ये भी आ चुके हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ जो बच्चे होते हैं ना, उनमें डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा की वहाँ पर 3 टाइप होती हैं, मेनिंजोमाइलोसील, मेनिंजोसील और स्पाइना बाइफिडा क्लूटा। ठीक है, ये न्यूरो में हमने ये पढ़ना है कि मेनिंजोसील, मेनिंजोमाइलोसील, इसमें मेनिंजोसील में ये होता है कि मेनिंजेस जो है वो डिफेक्ट से बाहर आई होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट से। माइलोसील मेनिंजेस भी ब्रेन में भी स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट से बाहर आया होता है। और स्पाइनल बाइफिडा ओक्लूटा में ये होता है कि आपको सिंपल एक डिप सा मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट होगा, लेकिन स्किन जो है वो ऊपर स्किन से कवर होगा और ट्रफ्ट ऑफ हेयर वहां मिल रहे होते हैं। ये हमने बस न्यूरो में पढ़ना है इसको। तो ये एटियोलॉजीज मिल सकती हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया की। ठीक है, तो जिसमें ब्लीच प्रेजेंटेशन में क्या है कि जब ब्लीच प्रेजेंटेशन है बेबी को आउट कर, वो मैनोवर्स वगैरह भी करते हैं उसमें बेबी को आउट करने के लिए, उस दौरान अगर हम उसकी जो है डैमेज कर दें कि हिप जो फीमर है वो डिसलोकेट हो जाए, अपनी जगह से स्टेबलम से बाहर आ जाए। फैमिली हिस्ट्री ये देख रहे होते हैं, 30 टाइम्स रिस्क इंक्रीज कर जाता है, ये बात आपने देखनी है। अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है कि एबडक्शन नहीं कर पा रहा पेशेंट जो है ना, वो यहाँ पे ये खुद एबडक्ट करके वो ट्रीटमेंट में किया हुआ है ना, पेशेंट जो है ना एडक्टेड फॉर्म में उसकी लग रहेगी, वो एबडक्शन नहीं कर पाएगा। और ये बड़ों की बात करें कि आफ्टर एक्सरसाइज पेन हो रहा है, लिम्प जो होता है वो बच्चों में होगा, टोडलर्स में। और जो है हमारे पास पेन आफ्टर एक्सरसाइज जो है ये बड़ों में आ रहा होता है। ठीक है, मतलब लिम्प में इस तरह से कंडीशन है कि वो लुढ़क रही होती है टांगे ना, मतलब उसकी स्टेबिलिटी नहीं है टांगों की, इस तरह से प्रेजेंट करेगा पेशेंट। अब हाई स्किन क्रीज, मतलब फीमर जो है वो अपनी जगह से हटी हुई है, तो उसकी वजह से ना हाई स्किन एक और क्रीज आपको नजर आ रही होगी। वैसे नॉर्मली तो जो है हमारे पास नहीं होती क्रीज, लेकिन यहाँ पे एक और देखे ना, ये हाई स्किन क्रीज एक और मिल रही है, तो ये इसमें मिलेगा। एक्स्ट्रा एक हाई क्रीज आ रही है इसमें। अब इसमें 2 टेस्ट होते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया के लिए, ये आदतें हैं, इनके नाम आ जाते हैं। और टुलैनी टेस्ट आ चुका है एमसीक्यू में। तो इसमें ये होता है कि अभी पेशेंट जैसे लेटा हुआ है ना, और टुलैनी टेस्ट, और इसमें हम क्या करते हैं बार्लो टेस्ट में। अब बार्लो टेस्ट में ये होता है कि आपने ना इसकी साइड से यहाँ पे आपने हाथ रखना है, थंब आपका इसकी थाई की तरफ होगा, और जो फिंगर्स होंगी ना वो पीछे की तरफ, आपने फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। ठीक है, इस तरह से सब करना है, एक हाथ यहाँ रखना है जो भी एक लिम्ब इन्वॉल्व होगा। फिर इसको यहाँ से लेके आना है, जो हमारे पास, और पहले फ्लेक्स पोजीशन में रखेंगे 90, हिप की फ्लेक्शन इस तरह जैसे ये फ्लेक्शन हुई है ना, इसी फ्लेक्शन पोजीशन में हम इसको रखेंगे, 90 की फ्लेक्शन शो हो रही है एट हिप। यहाँ हाथ रखेंगे, दूसरे हाथ ना आप इसको आराम से जेंटली, मतलब फोर्सफुली नहीं करना कि आप इसको रप्चर करें, इसको करेंगे एडक्ट। जब इसको एडक्शन करेंगे ना, वहां से आपने हाथ में से पकड़ा हुआ है, ठीक है, पोस्टीरियरली वो फोर्स भी आप दे रहे हैं पोस्टीरियर की तरफ, तो आपको फील होगा कि जो हेड है ना वो डिस्लोकेट होके बाहर आ गया है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ से पकड़ के इधर पीछे से इसको इधर करेंगे ना, एडक्ट करेंगे, तो वो ये अब आप इधर आ जाएं कि जो पेशेंट है उसको अंदर, तो इसका जो है फीमर का हेड वो अंदर तक फिक्स ही नहीं है। तो अब आपने जब यहाँ से एडक्ट किया ऐसे करके, और यहाँ से आपने हाथ में पकड़ा हुआ फील करने के लिए, तो आपको खुद फील होगा कि ये डिस्लोकेट होके इधर आ गया हेड। समझ आइए बात। यहाँ आपने हाथ रखा हुआ है, इधर से आप एडक्शन दे रहे हैं, ऐसे ही है। एडक्ट करेंगे, इस तरफ फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ से ये डिस्लोकेट होके नीचे आएगा, ये शो कराएगा कि अच्छा इसको क्या है, डिस्प्लेजिया है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप है। इस तरह से ऑटोलैनी टेस्ट में हमने क्या करना है, पेशेंट को ये यहीं से, अब हमें थोड़ा सा ऊपर के लेवल से पकड़ना है, जो ग्रोइंग रीजन है वहां पे हमारा थंब होगा, और ऑलमोस्ट ग्रेटर टू कैंटर के लेवल पे ही, फीमेल के ग्रेटर टू कैंटर के लेवल पे ही फिंगर्स होंगे। अब हमने पेशेंट को जो है ना यहाँ से अबडक्ट कराना है, ठीक है, बाहर की तरफ लेके जाएंगे, और वहां यहाँ से ना इस हाथ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ये बाहर लेके जा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। आपको एक टिपिकल क्लिंक आवाज आएगी जो ये शो करेगी कि जब आपने इसको अबडक्ट किया है ना, ठीक है, पहले तो वो नीचे गिरा था, अब जब आप अबडक्ट करके ऐसे लेके आ रहे हैं तो ये क्या होगा, इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस तरह से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो उससे एक टिपिकल क्लिंक की साउंड आएगी जो शो करेगी कि, सॉरी, इसमें ये होगा कि हमारे पास जो है आपने जब एबडक्ट की है और ऊपर की तरफ फोर्स लगाई है, तो इससे टिपिकल ये होगा कि ये जो बाहर निकला हुआ था, ये अंदर जो थोड़ी सी स्पेस है उधर अंदर की तरफ जाएगा ना, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर जाएगा।
तो ये अंदर फिक्स होगा, मतलब रिड्यूस होगा इन द स्पेस। तो एक क्लिंक की साउंड आएगी जो मतलब वो प्रूव करेगी कि अच्छा पहले ये बाहर थी बोन, अब हम इस तरह से एबडक्शन देने से अंदर गई है। लेकिन इन दोनों प्रोसीजर को जेंटली करना है, ज्यादा फोर्स नहीं लगानी, ठीक है। ऑर्टोलैनी टेस्ट और बार्लो टेस्ट, समझ आएगी इन दो टेस्ट की। ये हो गया। अब इसमें हमने जो है इन्वेस्टिगेशन में क्या करना होता है कि वही अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे ताकि रेडियोग्राफी वगैरह। अब इसमें जो है ना हमने हिप्स को ये कैसे किया, फ्लेक्स किया हुआ है, ये फ्लेक्शन पे आए हैं, फ्लेक्स करके और एबडक्ट कर दिया और वहां पे स्प्लिंट्स लगा के जोड़ दिया। कुछ टाइम तक ये ऐसे रखेंगे, फिर वो हील कर देगा दोबारा, अंदर जो है ना वो फिक्स हो जाएगा हेड। इन्फेंट्स में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इस तरह से करेंगे हम। और अगर फेल हो गई है तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। फिर वहां पे जाके उसको सर्जिकली ओपन करके एक्सप्लोर करके उसको अंदर उस पार्ट में डालेंगे, उसकी जो स्टेबुलम है वहां पे। ठीक है, टोडलर में ये होता है ओपन रिडक्शन करके बोनी अलाइनमेंट कर रहे होते हैं बच्चों में, और वो कह रहे हैं कि 6 ईयर ऑफ द एज के, पहले तो 1 ईयर ऑफ द एज के अंदर अंदर ही आपने ट्रीट करना है, अगर उसमें ना हो तो आफ्टर 6 ईयर तो वैसे ही सर्जरी अनरिवार्डिंग है, कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। अब ये क्लब फुट या फिर कॉन्जेनिटल टेलिपस इक्विनोवेरस, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इसमें से एमसीक्यू आया था कि पोंसैटी मेथड किस में करते हैं हम, तो आंसर था क्लब फुट, ठीक है। पोंसैटी मेथड क्लब फुट में करते हैं। कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें क्या होता है कि फुट है ना वो इनवर्ड, ठीक है, रोटेटेड होगा और एडक्ट हुआ होगा। अब उसमें कहते हैं 3 ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सबटेलर, टेंडो नेविकुलर और एंकल ज्वाइंट। अच्छा, मुझे आप लोग बताएं, हमारे पास ना बोन्स थी प्रोक्सिमल और डिस्टल रो में फुट की, इस तरह से, ऐसे अगर हम लेटरली देखें तो पड़ी होती हैं। तो ये कौन कौन सी बोन्स थी, जरा मुझे इनका बताएं आप लोग। प्रोक्सिमल रो में कौन कौन सी बोन थी और डिस्टल में कौन सी थी, यहाँ से स्टार्ट करें। ये फर्स्ट बोन कौन सी थी, जल्दी जल्दी बताएं इनबॉक्स में। लोअर लिम्ब मैंने आपको पढ़ाया था, ये डिटेल में बताया था, दोनों रो बोन्स की। हाँ, कैल्केनियम, टैलस, नेविकुलर, गुड। और डिस्टल में क्यूबाइड एंड 3 क्यूनिफॉर्म्स, गुड। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड किया करें, मुझे मोस्टली सिर्फ एक ही स्टूडेंट है और वही बता रहा होता है आंसर्स, ठीक है। तो बाकियों ने भी शो कराना है कि आप लोग भी पढ़ रहे हो। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है ये आ गई 3 बोन्स ना। अब सब टेलर ज्वाइंट जो होता है ना, इसमें यही टेलस बोन जो हमारे पास है ना कैल्केनियम, उसके आगे ही टेलस पड़ी थी, ऐसे ही है। तो कैल्केनियम और टेलर बोन जो होती है ना, इसके दरमियान में हमारे पास ये मिलती है, सब टेलर ज्वाइंट होते हैं, इन दोनों के दरमियान जो ज्वाइंट होता है उसे कहते हैं सब टेलर। वो जो है ना वो कह रहे हैं कि सब टेलर ज्वाइंट जो है ना उसमें इन्वर्जन डिफॉर्मिटी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कैल्केनियम पड़ा, इधर टेलस पड़ा, इनमें इन्वर्जन डिफॉर्मिटी डिफॉर्मिटी आ गई है। टेनो नेविकुलर ज्वाइंट, टेरो नेविकुलर, आगे नेविकुलर बोन है, ठीक है। और नेविकुलर बोन और जो टेलस बोन है इसके दरमियान में एडक्शन डिफॉर्मिटी आ जाती है, ठीक है। और एंकल ज्वाइंट के लेवल पे वेरस डिफॉर्मिटी, हमने पढ़ा था ना, वेलस, वेरस और वेलगस पढ़ाया था मैंने। ये भी बताएं जल्दी से, व्हाट इज वेरस एंड व्हाट इज वेलगस। नी का बताया था ना, वेरस एंड वेलगस। वेरस में क्या होता है कि इनवर्ट डिस्लोकेशन हो जाती है दोनों लिम्स की ना, नी ज्वाइंट पे क्या होगा कि ना मतलब दोनों इनवर्ट मूव करेंगे, मतलब इसमें क्या होगा कि फुट जो होंगे, अच्छा नी में उसमें डिफरेंस है, फुट जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे इस तरह से, और नी जो है ना मतलब इस तरह की पोजीशन बन जाएगी, ये एक्सटेंड हुए हुए होंगे, ठीक है। इनमें डिस्टेंस इंक्रीज होगा दो नी के, जो अब आप देखें ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप खुद इमेजिन करें कि अगर 2 फुट को एक साथ मिलाया जाता है, करीब करें, तो जो नी ज्वाइंट है उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो इसको कहते हैं वेरस, ठीक है। अगर फुट जो है उनमें डिस्टेंस मतलब टूवर्ड्स एडक्शन हो जाए बोले आप, ठीक है। तो और जो वेलगस होता है उसमें एबडक्शन होगी, नी ज्वाइंट उसमें दोनों करीब होंगे और जो फुट होंगे वो अवे होंगे, ठीक है। अब इसमें वही वेरस डिफॉर्मिटी अगर एंकल ज्वाइंट पे हो जाए तो हमें मिलेगा। और जो है इसमें अब इटियोलॉजी में अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि अकेला कभी नहीं आता, बहुत कम ऐसा होता है। एडवर्ड सिंड्रोम में मिलता है, एहलर डानलेस सिंड्रोम में और लॉइस डिर्ड सिंड्रोम में, ये भी ऑलमोस्ट कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर ही है, एहलर डानलेस और मैफिन सिंड्रोम जैसा ही, ठीक है। इनमें हमें ये मिल रही होती है एटियोलॉजी।
पोंटेसी मेथड में ना इसमें सीरियल वो करनी होती है, कास्टिंग करनी होती है। आपने ना एक हफ्ते के लिए कास्ट लगाया उसको अपनी ये मुड़ा हुआ है ना अंदर की तरफ, इसको ना नॉर्मल पोजीशन में आपने लगाना है, थोड़ा सा इधर टिल्ट करके वहां पे आपने कास्ट लगा देना है। फिर एक हफ्ते बाद वो कास्ट रिमूव करना है, फिर थोड़ा सा मजीद इधर टिल्ट करना है और कास्ट लगा देना है। ऐसे सीरियल कास्टिंग करते हैं, इसे कहते हैं पोंसेटी मेथड। ठीक है, ये यूजफुल होता है विदाउट सर्जरी। 80% से ज्यादा केसेस इससे रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। और वो कह रहे हैं 8 कास्ट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करने। अगर 8 कास्ट इन्वॉल्व कर ली हैं फिर भी क्लब फुट ठीक नहीं हुआ, तो फिर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट पे आएंगे, आप एक्सप्लोरेशन करेंगे। उसमें फिर टेनोटमी, एंटीरियर टिबियल टेंडन ट्रांसफर और ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस। अब टेनोटमी में ये होता है कि हमारे पास जो अकाइलिस टेंडन है ना, अकाइलिस टेंडन पीछे से जो हमारे पास मसल्स हैं लेग के, वहां से आ रहा होता है बैक साइड से। ठीक है, और आके ना एंकल पे आके इंसर्ट हो रहा होता है। पीछे से आएगा और एंकल पे पीछे की तरफ आके इंसर्ट करेगा। इसमें ना हमने एक कट लगा देना है। ओटमी का मतलब ये होता है कि हमने ओपनिंग बना देनी है। ठीक है, तो अकाइलिस टेंडन टेंडनोटमी जो है ना, टेनोटमी, इसका भी मतलब ये है कि अकाइलिस टेंडन के अंदर हमने एक ओपनिंग बनानी है। इससे क्या होगा, ये ना इसमें ना स्ट्रेच में आया होता है ये टेंडन। ठीक है, स्ट्रेच फॉर्म में होगा, एडक्ट हुआ होगा, फुट इनवर्ड हुआ हुआ है। तो वो स्ट्रेच रिलीज करने के लिए, उसके ऊपर जो फोर्स है वो रिलीज करने के लिए हम उस टेंडन के अंदर कट दे देंगे। कट देने से फोर्स रिलीज हो जाएगी और जो फुट है ना वो रिलीज हो जाएगा, और पेशेंट जो है ना वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, मूव कर सकेगा, अपने पाँव को जो है ना नॉर्मल पोजीशन में रख सकेगा। एंटीरियर टिबियल टेंडन ट्रांसफर, इसमें ये होता है कि हमारे पास ना, अब सॉरी मेरे पास मैंने ना डायग्राम स्क्रीन मैं आपको शेयर करूंगी ग्रुप में। ये होता है एंटीरियर टिबियल मसल है, यहाँ से आगे आ रहा था टेंडन, ये आके ना इंसर्ट हो रहा होता है फर्स्ट रो में इस तरह से। अभी ये इसका डिस्टेंस इंक्रीज है ना, ठीक है, तो एक टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएटेड है। पहले ही इन्वर्जन हुई है तो ये एक टेंशन दे रहा है इसको। हमने क्या करना है, इस टेंडन को यहाँ से उठाना है और इसको थर्ड टो में आके लगा देना है, या ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसे ये लंबा था, लॉन्ग था, इधर तक आया था, अब इसका हमने शॉर्ट डिस्टेंस वाले एरिया पे लगाया है, तो लेंथ में तो क्या होगी, टेंशन रिलीज हो जाएगी। तो ये भी इसकी ट्रीटमेंट है, डिफॉर्मिटी से भी करेक्ट हो जाएगी। या फिर ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस कह देते हैं। आर्थ्रोडेसिस में ये होता है कि हमने ना इन तीनों जॉइंट्स जो है ना इनको आपस में जोड़ देना। इनके अंदर जो है ना वो था टेलो नेविकुलर सब टेलर। सब टेलर है कैल्केनियम और टेलम के टेलस बोन के दरमियान में, फिर टेलस और नेविकुलर के दरमियान में टेनो नेविकुलर, और कैल्केनियम और पीछे से क्यूबाइड के दरमियान में आ जाता है कैल्केनियम क्यूबाइड। ठीक है, तो इन तीनों बोन, ये क्यूबाइड कैल्केनियम पड़ी हुई है, इधर क्यूबाइड पड़ी हुई है, ये टेलस और ये नेविकुलर, इन सब बोन्स में ना हमने कील्स इंसर्ट करके इनको आपस में जोड़ देना है, इनको मिला देना है, फ्यूजन करा देना है इन ज्वाइंट्स, जिसको कहते हैं आर्थ्रोडेसिस। ठीक है, इन ज्वाइंट्स को मिला के एक ही ज्वाइंट बना देना है, ताकि इन जॉइंट से जो मसला है ना वो सॉल्व हो जाए। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्लैट फुट, जिसे कहते हैं पेस प्लानस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये भी कॉमन कंडीशन है जिसमें ना आर्च जो फुट की बनी थी, मैंने बताया लॉन्गिट्यूडल आर्च, फिर ट्रांसवर्स आर्चेस कौन कौन सी बोन बना रही हैं। अच्छा जरा बताएं तो सही, लेटरल आर्च कौन बना रहा, कौन कौन सी बोन्स बना रही थी, और मीडियल आर्च कौन कौन सी बोन बना रही थी? अब्दुल्ला के अलावा बाकी लोग भी जवाब दें जरा। लेटरल आर्च कौन कौन सी बोन बना रही थी? लोअर लिम्ब में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये। चलो जी, मीटिंग की लीव करती तो तुम लोग हैं। आर्चिस की बोन्स नहीं याद की? अब देखें, हमने ये देखा था ना प्रोक्सिमली हम जा रहे हैं, पीछे कैल्केनियम पड़ी है, कैल्केनियम तो दोनों में आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर टेलस नेविकुलर आती है। अच्छा, अब आगे ना कैल्केनियम के बाद हमारे पास आ जाती है टेलस बोन। ठीक है, फिर नेविकुलर बोन है, यहाँ से आ जाती है क्यूबाइड, फिर 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं। तो यहाँ से ये होता है कि लेटरल साइड पे हमारे पास जो है कैल्केनियम है और ये लेटरल साइड है। ठीक है, ये जो 3 बोन्स हैं, ये और साथ में 2 मेटाटार्सल्स, ये बना रही होती हैं हमारे पास अब मुझे लेटरल मीडियल मुझे भी मिक्स हो रहा है, तो ये इसको कंफर्म कर लेना, आई थिंक ऐसे ही होता है, टेलर टेलर बोन लेटरल साइड पे ही होती है। हाँ, ठीक है, तो ये और साथ में 2 मेटाटार्सल ये बना रही होती हैं लेटरल आर्च, और फिर क्यूबाइड और 3 क्यूनिफॉर्म जो होती है ना ये हमारे पास मीडियल आर्च बना रही होती है। ठीक है, फिर बेस ऑफ ऑल मेटाटार्सल बोन्स होती है ना वो हमारे पास ट्रांसवर्स आर्च बना रही है। तो ये इस तरह से है, ये आर्चेज आप लोगों ने करनी है। साथ साथ चले आगे, स्पीड भी बढ़ेगी और टॉपिक्स भी ज्यादा कवर करने होंगे हमने।
तो अभी से आप लोग ना साथ साथ चलें, लेक्चर्स मिस ना किया करें। अब हमारे पास पेस्ट प्लानर्स या फ्लैट फुट जो है वो कॉमन कंडीशन है। अच्छा, एक और बात भी आप लोगों को ना, मतलब अगर भी मसला हो रहा है, अगर मेजोरिटी का अगर ऐसे इशू आए तो लग रहा है कि कवर नहीं हुआ अभी सिलेबस, थोड़ी से एक आध रिलैक्स डे मिल जाए, ठीक है, रेस्ट डे दरमियान में आ जाए जिसमें आप पीछे वाला सिलेबस कवर कर लिया करें, तो वो आप ग्रुप में ना बोल दिया करें, तो हम कर लेंगे, ताकि फायदा तो हो ना। ऐसे पढ़ते जाए और आप लोग साथ में कवर ही ना करें तो वो फायदा नहीं है। अगर मेजोरिटी कहा करेगी कि हाँ, मतलब वीक में एक दफा ऐसा अलाउ होगा, वीक या 2 वीक्स बाद एक दफा, या अगर मेजोरिटी बोलेगी कि एक दिन का ब्रेक दे दें और हमने पीछे के टॉपिक्स कवर करने हैं, तो फिर हम वो कर लिया करेंगे। ओके। अब इसमें ये है पेस्ट प्लानर्स, इसको क्या कहते हैं, फ्लैट फुट। कॉमन कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आर्च ऑफ फुट नहीं बन रही होती। हाँ, ऐसे ही है। तो ना आप लोग इसमें बोला करो ना इस तरह से, जैसे अगर मसला हो रहा है, आपको लग रहा है ज्यादा सिलेबस हो गया अभी हमने कवर नहीं किया, तो जैसे अगर ज्यादा बच्चे कहेंगे कि ठीक है मैम एक दिन आप रुक जाएं, आज लेक्चर ना लें, हमारे पीछे काफी ज्यादा इकट्ठा हो गया, हमने कवर करना है, तो बेसिक मैं छुट्टी दे दूंगी उस दिन, आप लोग पीछे वाला कवर कर लीजिएगा। ऐसे भी मसला होगा, जब छूटता जाएगा ना फिर करते 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 बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा करने वाला। अब पेस्ट प्लानर से फ्लैट फुट में हमारे पास क्या है, कॉमन कंडीशन आर्च ऑफ फुट जो है वो डेवलप नहीं होती, फ्लैट फुट आएगा, ठीक है। इसमें वो ये कहते हैं कि आप वेट वाटर टेस्ट करते हैं, पेशेंट को चलने को बोलेंगे, ठीक है, और आप देखेंगे कि उसमें वो जो प्रॉपर आर्च बन रही होती है, आर्मी वाले स्पेशली ये टेस्ट कराते हैं, वो नहीं बन रही होगी। और दूसरा ये होता है कि फीमेल्स को ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, ओबीज पेशेंट को, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। और ये देखा गया है कि जो बच्चे ज्यादा चलते हैं, नंगे पाँव जो चलते हैं बच्चे बेयर फुटेड, उनमें कम चांसेस हैं फ्लैट फुट के, कि उनमें तो प्रॉपर जो है वो उसको उनको उनकी आर्च बनती है, ठीक है, जो जिनको ज्यादा बंद शूज में पहनाए जाए इस तरह से, तो उनकी आर्च डेवलपमेंट, आर्च है ना वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती। अब फ्लैट फीट अगर है और आर्च फ्लेक्सिबल है, मतलब ये हुआ है कि हमारे पास थोड़ी बहुत आर्च है, फ्लेक्सिबल है वो एरिया, तो उसमें कोई पेन वगैरह नहीं होगी, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो रिजिड है, बिल्कुल फ्लैट फीट भी है और रिजिड भी है, तो उसमें भी हमने ना डिफरेंट जो है उसके प्रोसीजर्स करने होते हैं। कि नेविकुलर बोन जो है, अगर देखेंगे कि उसकी कॉज क्या है, कि एसेसरी नेविकुलर बोन है उसकी वजह से मसला आ रहा है, ठीक है, या जो है हमारे पास कोई ये है टार्सल कोलिशन हो रही है या एसेसरी नेविकुलर बोन है, तो उसको हमने उसके अकॉर्डिंग फिर सर्जिकली ट्रीट करना होता है इसको, ठीक है। तो ये आपने इसका देख लेना है। इसमें ना जो है टॉर्सल कोलिशन जो है, इसका मैं आप लोगों को ना बता दूंगी प्रोसीजर के, ये क्या बता बेसिकली ना जो है टार्सल बोन जो है वो इस पे रिजिड हुई होती है, और उसकी जो है ना टेंडन से कोई इशू है, ये मैं आप लोगों को ना इसका कंफर्म करके बताती हूँ। एसेसरी नेविकुलर बोन या टार्सल कोलिशन जो है, इसको हमें फिर सर्जिकली ट्रीट करना होता है। आगे आ जाता है फिर लेग काल्फ पैक्सिस डिजीज, बस इसको एक दफा रीड करना है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो है ब्लड सप्लाई जो फेमरल हेड है उसकी डिस्ट्रप्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ना एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ फीमर हो सकती है। और उसके बाद है कि अगर वहां पास हेड स्लिप कर जाए उसकी वजह से कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस जो है ना, अगर वो स्लिप कर रही है, तो उसमें क्या कंडीशन डेवलप होगी, ये बस एक दफा आपने रीड कर लेना है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो डिस्प्लेजिया है ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी कॉन्ड्रोप्लेजिया। एक कॉन्ड्रोप्लेजिया में हमने क्या देखना है कि हाँ जी। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन एक तो कॉज होती है डॉर्फिज्म की, एमसीक्यू आ जाता है ये, ठीक है। डॉर्फिज्म की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है हमारे पास, एक कॉन्ड्रोप्लेजिया है। इसमें मतलब शॉर्ट हाइटेड जो है इंडिविजुअल्स मिल रहे होंगे, और इसमें ना हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है ये जीन, इसकी म्यूटेशन हो रही होती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, एमसीक्यू आ सकता है कि अगर किसी में, क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन होती है, तो इसलिए कहा जाते हैं कि ना अगर ऐसा हो कि हमारे पास किसी में दोनों अलील्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं। वैसे तो डोमिनेंट में ये होता है ना कि अगर एक अलील भी इफेक्ट हुई है तो डिजीज तो शो होगी। अगर दोनों अलील्स इफेक्टिव हो तो पेशेंट जो है वो तो स्टिल बर्थ होता है या पोस्टमार्टम यूज की अर्ली डेथ हो जाती है, स्टिल बर्न या फिर पोस्टमार्टम डेथ, ठीक है। तो ये इसका एमसीक्यू आ सकता है, आया नहीं लेकिन पोटेंशियल एमसीक्यू है, ये बन सकता है एमसीक्यू। तो उसके अलावा इसमें यही है कि आपको डॉर्फिज्म मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेट,
कहीं से साइज बड़ा होगा, किसी लिम्ब का किसी का छोटा होगा, फिंगर स्ट्रोज जो है वो छोटे मिल रहे होंगे, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ठीक है, वेल्गस या वेरस डिफॉर्मिटी। देखे ना, ये बो नहीं है वेरस, इसमें क्या होता है, नीज जो है ना वो आपस में ऐसे बने हुए खुले हुए हैं ये आगे, इसे कहते हैं बोनी। और इसमें नोक नी, इसमें क्या होगा कि नीज जो होंगे वो आपस में इकट्ठे जुड़े हुए होंगे, और नीचे से ये जो फुट है वो, उनका डिस्टेंस इंक्रीज हुआ होगा, वो एबडक्शन में गए होंगे। तो ये देख लेना। बाकी इसमें कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होती, ग्रोथ हार्मोन भी ट्राई किया लेकिन इसका फायदा नहीं है, कंजेनिटल डिजीज है। तो इसमें ना मतलब क्योंकि जीन में डिफेक्ट है, तो इसमें कोई खास इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसमें जो टार्सल कोएलेशन थी ना, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास टार्सल बोन्स होती हैं ना, उनके दरमियान में जो कनेक्टिव ब्रिज बन जाता है, फिर कनेक्टिव ब्रिज ऑफ टिश्यूज बन जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी दो टार्सल बोन्स के दरमियान में ना जो है कनेक्टिव टिश्यू का ब्रिज बन जाता है, या एसेसरी नेविकुलर बोन, तो वो करा रही होती है फ्लैट फुट, ये आपने देख लेना। टार्सल कोएलेशन जो है ना, उसमें एक कनेक्टिव टिश्यू का ब्रिज बनता है बिटवीन टू टार्सल बोन्स। अच्छा, अब हमारे पास आ गया लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर। इसमें हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, फीमर के फ्रैक्चर है। प्रोक्सिमल फीमर के फ्रैक्चर में वो कह रहे हैं कि इंट्रा कैप्सूलर भी होते हैं और एक्स्ट्रा कैप्सूलर भी। मैंने इसको बताया था, ये इसका कैप्सूल है, एंटीरियर कैप्सूल इंजर्जन, और पीछे से पोस्टीरियर कैप्सूल। पोस्टीरियर कैप्सूल थोड़ा सा ऊपर होता है, एंटीरियर थोड़ा नीचे तक आ रहा है। फिर ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, नेक जो भी, यहाँ पे मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरीज आ रही हैं, लिगामेंटम आर्टरी जा रही है, लिगामेंटम टीनीस जो हमारे पास था, लिगामेंट है फोबिया के अंदर, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो है ना, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि जो आर्टीरियल सप्लाई है, ये देखना है कि कैप्सूल, इंट्रा कैप्सूलर अगर फ्रैक्चर हुआ है, अगर इस लेवल पे हुआ है, कैप्सूल के अंदर अगर फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे वेजल्स क्योंकि ज्यादा पड़ी हैं, ये डैमेज होंगी, तो ए वॉस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमरल हेड, इसके चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। और ये जो इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर है वो मोर डेंजरस है देन द एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर। ये हमसे क्यों आ जाता है कि कौन सा ज्यादा डेंजरस हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमरल हेड हो रही होती है। अब इसमें डिफरेंट कॉज कहते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है ओल्ड एज में, और यंग एज में कोई हाई इंजरी फ्रैक्चर, ये तभी होता है जब कोई ना मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ पेशेंट आए तब। तो इसमें आपने देख लेना, मेटास्टेटिक डिजीज में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर यंग एज में हाई एनर्जी ट्रॉमा हो तब। इसकी मोस्टली मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये आप लोगों को बताऊं, ये मैंने तब भी बताया था जब भी फीमेल का फ्रैक्चर है, फीमेल के चाहे हेड का आ रहा है, उसकी नेक का आ रहा है, उसकी चैप का, मोस्टली ये प्रेजेंट करता है विद द लिम्ब शॉर्टनिंग, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन एंड शॉर्टनिंग, एक्सटर्नली रोटेटेड एंड शॉर्टन लिम्ब। आपको ना अगर कोई भी फॉर एग्जांपल आप जाएंगे ना ट्रॉमा में, आपको कोई पेशेंट नजर आए ना फीमेल फ्रैक्चर के साथ, तो आपसे ना सबसे पहले ये पूछा जाएगा इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट बताओ कि इसमें आपको क्या मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें यही है कि हमारे पास जो है, एक तो ब्लीडिंग, सिवियर ब्लीडिंग के इसमें चांसेस होते हैं। दूसरा क्योंकि फीमेल के फ्रैक्चर जो है ना, अभी हमें नहीं पता कि कौन से वाला है, तो इसमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होने के चांसेस है, हाइपोवोलीमिया। पेशेंट जो होगा उसकी लिम्ब जो होगी वो एक्सटर्नली रोटेटेड और शॉर्टेंड हुई होगी, ठीक है। कैसे मिलेगी कि लिम्ब जो है वो एक्सटर्नली रोटेटेड और शॉर्टेंड मिलती है, ये कैरेक्टरिस्टिक है फ्रैक्चर ऑफ द फीमर की, चाहे उसके हेड का फ्रैक्चर है, इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर है हेड का, या उसका शैफ्ट का फ्रैक्चर हो, इसमें शॉर्टनिंग जो है वो हो रही होती है। अब इसमें ट्रीटमेंट हमें यही करना है कि वो कह रहे हैं कि डायनामिक हिप स्क्रू जो है ना वो हम डाल देते हैं इसके अंदर, जो इसको अनडिस्प्लेस होता तो उसमें हमने डायनामिक हिप स्क्रू डाल देने हैं, जो उसको अपनी जगह पे प्लेस करेंगे, जो वहां पे मतलब उसकी स्टेबिलिटी देंगे और हीलिंग कराएंगे। और अगर डिस्प्लेस है तो फिर उसमें हेमी आर्थ्रोप्लास्टी या हिप डिस्प्लेसमेंट करना पड़ती है, ठीक है, हिप रिप्लेसमेंट सॉरी, जिसमें हम ये बोन पूरी जो है ना हिप बोन उसको रिप्लेस कर रहे होंगे, और साथ में फीमर के हेड को भी। एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर लेस डेंजरस होते हैं, ठीक है, एवास्कुलर नेक्रोसिस नहीं होती, इनमें सर्जिकल फिक्सेशन करेंगे वही हिप स्क्रू प्लेट्स वगैरह ये यूज करके। फिर सेप्टोकेंट्रिक फ्रैक्चर, आपको पता होना चाहिए कि सेप्टोकेंट्रिक फ्रैक्चर क्या है, कि लेसर ट्रोकेंटर जो है उससे डिस्टली 5 सेंटीमीटर तक जितने भी फ्रैक्चर होंगे वो सारे हमारे पास सेप्टोकेंट्रिक फ्रैक्चर है, ठीक है। ये क्योंकि हमारे पास क्या होता है, नोटोरियस होता है फॉर नॉन यूनियन शॉर्टनिंग एंड एंगुलेशन के लिए। इसमें वो बोन जो है ना वो एंगल सा बन जाता है, ऐसे टिल्ट हो जाएगी, ठीक है, टिल्टिंग ऑफ द बोन हुई होगी, एंगुलेशन हुई होगी, नॉन यूनियन एंड शॉर्टनिंग, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं इसके।
तो इसमें यही होगा कि इंट्रामेडुलरी नेल यहाँ पे रख के ना उससे फिक्सेशन करनी है। जो कि शैफ्ट का फ्रैक्चर हो गया ना, बीच में नेल रखेंगे और उसको जोड़ेंगे। इस तरह से फेमोरल शैफ्ट के फ्रैक्चर में भी यही है कि इंट्रामेडुलरी इंटरलॉक नेल रखते हैं। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें ट्रैक्शन भी देते हैं नेल रखने के बाद ना। एक होती है गैलोस ट्रैक्शन और एक होती है हमारे पास इन्फेंट्स में गैलोस ट्रैक्शन देते हैं और बच्चों में बैलेंस ट्रैक्शन। अब गैलोस ट्रैक्शन में ये होता है कि हमने ना साथ ट्रैक्शन देने के लिए वेट अटैच करते हैं। अब बच्चों में हमने यहाँ पे वो जो भी है मैनेजमेंट करके कास्ट वगैरह अटैच करके ना यहाँ से रस्सी बांध के ना उसको ऊपर किसी चीज से जो है ना अटैच कर देंगे, बेड के ऊपर कुछ बांध के ना जो है ऊपर की तरफ जो है यहाँ से ऊपर ये रस्सी बांध देंगे, जिसकी वजह से ये एक ट्रैक्शन मिलती रहेगी। ठीक है, ये फोर्स है। और बड़ों में ये करते हैं कि हमने यहीं से वो स्प्लिंट वगैरह बांधना है और रस्सी लेके आनी है वो नीचे की तरफ, नीचे कोई ईंट वगैरह रख के या कोई भी वेट रख के ना उसको नीचे की तरफ बांधना है। ये डिफरेंस होता है गैलोस ट्रैक्शन और इसमें। ठीक है। तो ये एमसीक्यू आ चुके हैं। फेमोरल शाफ्ट के फ्रैक्चर इन्फेंट्स में अगर हो तो उनमें गैलोस ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है। अराउंड द नी फ्रैक्चर हमारे पास ये सुप्रा कंडाइलर हो सकता है, इंट्रा आर्टिकुलर वी शेप या टी शेप फ्रैक्चर हो सकता है, टिबियल प्लेट्यू फ्रैक्चर। टिबियल प्लेट्यू फ्रैक्चर जो उसकी ना थिन ये जो प्लेट है उसके अंदर हो रहा है। ठीक है, थिन फ्लैट बोन के अंदर। प्रोक्सिमल टिबियल फ्रैक्चर ये सारे हैं। अब सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर में हम भाई इंट्रामेडुलरी नेलिंग भी कर सकते हैं, प्लेट वगैरह भी रख सकते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर में हमने भी ओपन डिडक्शन करनी है। अब इसमें आपने सिंपली देखना है कि किस किस सेक्शन में हमने कौन कौन सा प्रोसीजर करना है। ठीक है, बस इनके नेम देख लेने हैं आपने, किस में प्लेट रखना है, किस में हमने मेडुलरी नेल रखना है, तो ये सारा। अच्छा, वो कह रहे हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को बम्पर इंजरीज कहते हैं और ये एमसीक्यू पॉइंट है। बम्पर इंजरीज किस लेवल पे होती हैं हमारे पास? प्रोक्सिमल 2/3 एंड डिस्टल 1/3। ठीक है, प्रोक्सिमल 2/3 एंड डिस्टल 1/3 के लेवल पे हमारे पास बम्पर इंजरी हो रही होती है। अब इसमें यहाँ पे क्लोज एंड ओपन फ्रैक्चर आ जाते हैं। क्लोज फ्रैक्चर जो है वो कह रहे हैं उनको हमें कोई सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत नहीं होती, कास्टिंग वगैरह वहां पे अप्लाई करके कर सकते हैं। ओपन फ्रैक्चर में फिर वो सर्जरी की तरफ हम जाएंगे, ओपन करेंगे और फिर आगे जो है ना हमने देखना है कि किस तरह से प्रोसीड करें। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई भी थी कि ओपन फ्रैक्चर से सबसे ज्यादा प्रोन होती है टिबिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सबक्यूटेनियसली लाई कर रही होती है। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन द लोअर लिम्ब और सब ये होती है टिबिया। और ओपन फ्रैक्चर में सबसे ज्यादा कॉमन यही है क्योंकि ये स्किन, इसके ऊपर जो स्किन है पड़ी हुई है सबक्यूटेनियसली ये पड़ी है। ठीक है। तो इसमें स्किन क्लोजर भी डिफिकल्ट होता है, प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व करना पड़ता है, फ्लैप्स वगैरह भी बनाने पड़ते हैं अगर इसका ओपन फ्रैक्चर हो जाए। अब इसमें ये है ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, इस तरह से ना हम लोगों का जो है ना लास्ट टाइम ट्रॉमा इमरजेंसी में इस तरह से पेशेंट आए हुए थे क्रश इंजरी के साथ। तो जो है ना उसमें फिर हमने, मैं आप लोगों को पहले ये पढ़ा के फिर बताती हूँ। थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग साथ होते ना तो वो चीज थोड़ी सी माइंड में रह जाती है। अब इसमें ग्रेड 1 होती है स्किन ओपनिंग ऑफ द लेस देन 1 सेंटीमीटर। इसका तो कोई मसला नहीं है ना कि मतलब स्किन ओपनिंग हो गई है लेकिन लेस देन 1 सेंटीमीटर है, कितना है कि उसने इफेक्ट किया होगा। ठीक है, ये ग्रेड 1 है, सिंपल फ्रैक्चर है। ग्रेड 2 में 1 सेंटीमीटर से ज्यादा की स्किन ओपनिंग है लेकिन ना कोई सॉफ्ट टिश्यू डैमेज भी नहीं हुआ, नीचे फैट वगैरह जो, फैट तो खैर इतना यहाँ पे होता नहीं है लेकिन सॉफ्ट टिश्यू डैमेज ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, हल्का सा क्रशिंग इंजरी है। ग्रेड 3 में सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हुआ है, हाई एनर्जी और सिवियर क्रशिंग इंजरी आई हुई है। ठीक है, ये आता है ग्रेड 3। अब ग्रेड 3 जो है ना उसमें हमारे पास आते हैं 3A, 3B, 3C। ठीक है। तो ए जो है उसमें हमारे पास होती है एडुकेट बोन कवरेज है, बोन अभी डैमेज नहीं हुई, बस लेक्सरेशन है बोन के ऊपर। बी में क्या हुआ है, पेरियोस्टियल स्ट्रिपिंग हो गई है, बोन इन्वॉल्व हो गई है लेकिन जो है मैसिव मतलब कंटेमिनेशन है, ये फ्लैप कवरेज की जरूरत है, मतलब बोन की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत आई है। और सी में ना वेसल्स भी इन्वॉल्व हो गई है। तो अब इसमें ये है, अगर वॉस्कुलर इंजरी आ गई है ना, वेसल डैमेज होगी, क्रशिंग इंजरी तो थी, मसल तो यहाँ पे तो खैर मसल ही नहीं होता ना ऊपर, वैसे क्रशिंग इंजरी में ना हमारे पास जो पेशेंट्स आए थे उनका क्या था कि अपर लिम्ब का था, मतलब बस एक्सीडेंट हुआ था, इतने सारे डिटेल पेशेंट से सबकी राइट आर्म जो है वो क्रश इंजरी के साथ आए थे। अब उनमें ये था कि मसल स्किन डैमेज, मसल डैमेज, ओपन फ्रैक्चर है, बोन एक्सपोज हुई हुई है। ठीक है। तो अब उसमें फिर वो डिफरेंशिएट करना था कि वेजल्स जो हैं इंटेक्ट हैं या नहीं है। अगर तो वेजल इंटेक्ट है, ठीक है, तो फिर उसमें यही होता है कि आपने ना जो है उसको फिर उसको डील करना है कि देखना है मसल हम कितना बचा सकते हैं, कितनी ग्राफ्टिंग हो सकती है वो करना है। अगर वेसल्स जो है वो इंटेक्ट नहीं है, पल्स नहीं आ रही, तो आपने फौरन से पहले ना एम्पुटेशन करनी होती है लिम्ब की। तो इसमें यही है कि हमारे पास अगर वॉस्कुलर इंजरी इन्वॉल्व हो गई है ना तो इसमें क्या होता है कि लिम्ब की एम्पुटेशन की तरफ जाएंगे तो सब बिल्कुल खत्म है। और इसमें एक होता है क्रश सिंड्रोम। ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट बात है। क्रश सिंड्रोम, क्रश इंजरी में जो होता है, अब ये जो पेशेंट्स आते हैं ना इस तरह क्रश इंजरी वाले में, तो ये प्रोन होते हैं किडनी डैमेज पे। ठीक है, मायोग्लोबिन हम पढ़े ना, मसल्स का जब एक्सटेंसिव डैमेज हो तो क्या होता है, जो मायोग्लोबिन है वो यूरिन में आने लग जाएगी, और उससे जो है ना उसमें आपस किडनी फंक्शन डिस्टर्ब होगा। ठीक है, फिर मजीद उससे सीरम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होंगे और सारा कुछ। तो इसलिए इन पेशेंट्स में ना हमने देखना होता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स और ना क्रिएटिनिन और यूरिया, इनको देखना होता है, फॉलो करना होता है कि ये जो है ना क्रिएटिनिन रेस तो नहीं हुआ, किडनी इंजरी की तरफ तो पेशेंट नहीं जा रहा, तो हमने ये रूल आउट करना होता है इन क्रश सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में कि अगर जो है मायोग्लोबिनूरिया के साथ प्रेजेंट तो नहीं कर रहे कहीं ये। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वही हमने फौरन से क्या करना है, एटीएलएस गाइडलाइन को फॉलो करना है, पेशेंट को जो है उसको हीमोस्टेसिस को सिक्योर करना है, सारा कुछ वूंड को रिब्राइट के साथ सारी प्रोफाइलैक्सिस वगैरह देकर एक्सटर्नल फिक्सेशन ऑफ द बोन जो है हमने करनी है। अगर तो हमारे पास बोन जो है इन्वॉल्व नहीं है तब बोन की फिक्सेशन है, बाद उसको काटना पड़ेगा अगर पेरिओस्टियम भी इन्वॉल्व हो गई है और क्रश इंजरी है। कॉम्प्लिकेशन यही कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में यही होता है ना कि आपको वहां पे पल्सलेस हो जाता है, एक्सक्रूटिंग पेन है, वहां पे एडिमा हुआ है, मसल्स एडिमेटस हुए होंगे, और इस तरह से हमने लिटरली देखे हैं पेशेंट में, तो इतना ज्यादा मसल जो है एक पेशेंट का सूजा हुआ था, प्रॉपर सेल हुआ हुआ था। तो उसको समझ नहीं आती कि इसको काट के फेंकें या इसको क्या करें इसको, क्योंकि नीचे से बोन सारी डैमेज थी। तो इस तरह के मतलब जो है ना आपको देखने को मिलेंगे। वॉस्कुलर इंजरी, ठीक है, वेसल्स फुल कटी हुई होंगी और सिवियर ब्लीडिंग के साथ आए हुए होंगे, डिलेड, और ये थोड़ी बहुत मतलब आपने अगर उसको जो है डील कर ली है, फिक्सेशन कर ली है, तो फिर डिलेड यूनियन, मैल यूनियन, ये इसकी तरफ पेशेंट जा सकता है। ठीक है, अब अच्छा इसमें जो है हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ द फ्यूमरस है ना, फीमर है ना, इसका एमसीक्यू आता है कि कितना ब्लड लॉस होता है, तो इसमें होता है 100 to 1500 ml तक ब्लड लॉस हो रहा होता है। ठीक है, ये यहाँ पीछे ही कहीं लिखा हुआ था, लोगों में मेंशन्ड है, अब पता नहीं कहाँ गया। तो 100 to 1500 तक जो है ना ब्लड लॉस, आप ये रहा 100 to 1500, 1000 to 1500 सॉरी ml तक। ठीक है, तो ये देखना है आपने, ये एमसीक्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेल्विस फ्रैक्चर में कितना ब्लड लॉस है, और फीमर की शाफ्ट की फ्रैक्चर में, पेल्विस में आता है 1500 से लेकर 2000 तक। तो हाइपोवोलीमिया जो हो रहा है उसको भी हमने फीड कर। अब इसकी टाइप्स होती हैं टाइप A B C। ए में है स्टेबल फ्रैक्चर, ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है। टाइप बी में क्या होता है कि रोटेशनली अनस्टेबल फ्रैक्चर होते हैं, मतलब इस तरह से अगर ये पेल्विक बोन पड़ी हुई है ना, रोटेशनली अनस्टेबल का मतलब है कि यहाँ से कोई फ्रैक्चर हो इस तरफ से ट्रांसवर्सली अगर आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये होता है कि साथ में ओपन बुक भी होते हैं। ओपन बुक फ्रैक्चर का मतलब है जो प्यूबिक सिम्फिसिस पड़ी है ना, ये यहाँ फ्रैक्चर हुआ है और ये सेपरेट हो गई है दो बोन, जैसे बुक ओपन होती है इस तरह से ये जो है ना ओपन हो जाएंगे प्यूबिक सिम्फिसिस पे, जहाँ पे ये जुड़े हैं आपस में उस लेवल से। और टाइप सी में वर्टिकली अनस्टेबल, वर्टिकली अनस्टेबल इस लेवल पे कोई फ्रैक्चर है ना तो वो ज्यादा डेंजरस है, कि साइड सी में आ रही है इस तरह से बिल्कुल खुल जाएगी। यहाँ पे तो ये है ना कि अगर यहाँ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ है जो रोटेशनली अनस्टेबल करेंगे, उसमें ये अपनी जगह पे तो रहेगी, बस ऊपर नीचे से डिफरेंस आ रहा है, रोटेशन में इशू आ रहा है। लेकिन वर्टिकली में क्या होगा, यहाँ से अगर वर्टिकल फ्रैक्चर हुआ है ना तो ये बिल्कुल हट के नीचे की तरफ लटक जाएगी बोन। तो ये आपने देख लेना है। अब इसमें यही मैनेजमेंट में हमें एटीएलएस प्रोटोकॉल को अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यहाँ से मुझे पता लगेगा कि आप लोग कितना पढ़ते हैं साथ साथ। मैंने आप लोगों को रिट्रोपेरिटोनियल जोन्स पढ़ाए थे, रिट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमास, और उसमें फिर मैंने ये बताया था कि किसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं किसकी नहीं करते, याद है कुछ जोन 1 2 3। अच्छा यहाँ तक मैं बता देती हूँ कि 3 जोन में ना पेल्विक हीमाटोमा था। अब मुझे ये बताएं उसका हमने क्या पढ़ा था, पेल्विक हीमाटोमा में हम एक्सप्लोर करते हैं पेशेंट को, क्यों नहीं करते। उसमें हमने ये करना होता है कि पेल्विक वाला जो होगा ना उसको हमें बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करना, उसकी रिजोल्व होने का हमने वेट करना होता है, क्यों। ठीक है, अब अगर वो ये कह रहे हैं कि पेशेंट है उसको ना एब्डोमिनल विजरा भी इंजर्ड इंजर्ड है, और आपने एक्सप्लोर करना है, आपको जरूरत है कि एक्सप्लोर करना पड़ रहा है, तो आप पहले जो है ना उसको फिक्सेटर बांधेंगे पेल्विस को। ठीक है, फिर आप एक्सप्लोर करेंगे एब्डोमेन को, क्योंकि अगर हमने पेल्विस के फ्रैक्चर में ना पेल्विस हीमाटोमा में एब्डोमेन को एक्सप्लोर करेंगे ना तो रैपिड एक्सपेंशन होगी हीमाटोमा की, पूरे एब्डोमेन में ब्लड फैल जाएगा। क्यों फैलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड लॉस ना पेल्विक फ्रैक्चर में होता है, 1500 से 2000 ml, मतलब 2 लीटर तक ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है। तो वो जो है ना उसको तो रास्ता मिल जाएगा पीछे से, सारा ब्लड एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले पेल्विक फिक्सेटर हमने बांधने हैं, उसको फिक्स करना है, उसके बाद हम दूसरे विजरास के लिए लेप्रोटमी करके ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये देखना है ताकि हमारे पास एब्डोमेन को क्लोज करना मुश्किल ना हो, तो इसलिए हमने पहले पेल्विक फिक्सेटर्स बांधने हैं उसको।
ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है। तो यही वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में फिर हमने वो जो भी है उसको ओपन बुक फ्रैक्चर की हमने उनको वो करना है। ठीक है, प्लेट अप्लाई करनी है जो भी। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इसमें हो सकता है, यूरिथ्रा रप्चर हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर बन सकता है आर्थराइटिस। स्टेपलर बोन फ्रैक्चर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके नाम पढ़ लेना कि कौन से एलिमेंट्री फ्रैक्चर्स होते हैं, कौन से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, बस एक दफा इसको रीड कर लेना। आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सुपीरियर ग्लूटियल और इंफीरियर ग्लूटियल, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी कब डैमेज हो रही है, ये हिप की एवास्कुलर नेक्रोसिस कब हो रही है, तो वो एस्टेबुलर फ्रैक्चर में हो रहा होता है ये। तो अब आपका एक हमारे पास अपर लिम्ब का फ्रैक्चर रह गया है, और साथ में जो है बोन ट्यूमर्स रह गए हैं। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर कल प्रोवाइड कर दूंगी, कल हमारा लाइव लेक्चर नहीं हो पाएगा। ठीक है, संडे फिर आपका ऑफ होगा, आपने ये सारा प्रिपेयर करना है। और मंडे, संडे का दिन भी पूरा होगा, मंडे का दिन भी ऑलमोस्ट पूरा होगा। मंडे नाइट में ही 9 बजे मैं टेस्ट आप लोगों को सेंड करूंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारा प्रिपेयर करना है। फिर हम दोनों टेस्ट जो पिछला हो चुका है उसकी भी और इसकी भी डिस्कशन मंडे या ट्यूसडे वाले दिन कर लेंगे। कुछ पूछना हो तो आप लोग फिर लेक्चर एंड करते हैं।